अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, चैप्टर नंबर 14 आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ एटमॉस्फेयर। बहुत इजी चैप्टर है। इंशाल्लाह आप लोग इसको जल्दी जो है वो समझ भी जाएंगे और इसको लर्न भी कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बेटे हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, उसकी डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कंपोजिशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मरकरी, कैडमियम, डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे हमारे पास पोल्यूशंस कॉज जो करते हैं, पोल्यूटेंट्स, उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ग्लोबल स्केल पे जो एयर पोल्यूशन हो रही है वो क्यों हो रही है और उनको रिड्यूस करने के क्या मेथड्स हैं, वो भी सारे हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग इस चैप्टर में सारा का सारा एटमॉस्फेयर के बारे में और एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर की क्वालिटी के बारे में, एयर क्वालिटी को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इसकी रीडिंग करती हूँ, देन मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। शुरू करते हैं बेटे हम अपना चैप्टर। The atmosphere is a sphere of different gases around the earth. The component of atmosphere may be divided into major, minor and trace components. Major components are nitrogen and oxygen. Minor components are argon, carbon dioxide. Trace components are methane, hydrogen, neon, helium, krypton and xenon. Just हमने इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट किया है। एटमॉस्फेयर इज अ स्फेयर ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर है, एक स्फेयर है, किस चीज़ का बेटे? डिफरेंट गैसेस का। ठीक है, आप ये कह सकते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, तो आप क्या बताओगे? एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, या एटमॉस्फेयर इज अ स्फेयर ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। अराउंड यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द एक आप समझो कि अर्थ ने एक ब्लैंकेट लिया हुआ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है, किस तरह का? डिफरेंट गैसेस का बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके ऊपर एक कवरिंग है डिफरेंट गैसेस की। और जो कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के बेटे, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। किसमें किया? 3 कैटेगरीज में एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट को हमने डिवाइड कर दिया। एक होते हैं मेजर कंपोनेंट, एक आपके पास आते हैं माइनर कंपोनेंट और एक आपके पास आएंगे ट्रेस कंपोनेंट। पहले हम बात करते हैं मेजर कंपोनेंट की। मेजर कंपोनेंट्स जो हैं दे आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों गैसेस को कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या बनाएंगी? दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है बेटे? 78%। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 21%। इसको आपने अंडरलाइन करना है। दूसरे कंपोनेंट जो एटमॉस्फेयर के हैं डैट इज़ नोन एज माइनर। नाम से पता चल रहा है माइनर का मतलब होता है कम, जो लेसर क्वांटिटी में हो। मेजर का मतलब होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो गैसेस आएंगी वो कौन कौन सी हैं? आर्गॉन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। ये दो गैसेस जो हैं ये बनाएंगी माइनर कंपोनेंट। किस चीज़ का माइनर कंपोनेंट? एटमॉस्फेयर का। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आते हैं ट्रेस कंपोनेंट। ट्रेस कंपोनेंट्स वो होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि माइनर कंपोनेंट से भी बहुत कम इनकी जो है वो परसेंटेज है। इनमें बेसिकली हमारे पास ट्रेस कंपोनेंट्स, इनको हम लोग कंबाइनली कहते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं? मीथेन है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है और जिनॉन है। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे चलें अपनी बुक के, पेज नंबर 306 पे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? एटमॉस्फेयर पढ़ा। एटमॉस्फेयर मैंने आपको भी क्या बताया कि एटमॉस्फेयर एक स्फेयर है डिफरेंट गैसेस का अराउंड द अर्थ। और मैंने आपको सिंपली किस तरह से एक्सप्लेन किया कि आप लोग इमेजिन करें कि अर्थ ने, ज़मीन ने एक ब्लैंकेट उड़ा हुआ है अपने ऊपर। ठीक है, और वो ब्लैंकेट जो है वो डिफरेंट गैसेस का बना हुआ है। उस ब्लैंकेट को हम क्या कहते हैं? डैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, उसके जो कंपोनेंट्स थे उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डैट इज़ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक हमारा है 14.1 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर हैज़ 4 डिस्टिंक्ट लेयर विच आर डिटर्मिन्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज ऑब्जर्व विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर।
It is the lowest region of the atmosphere which extends up to 12 km. It includes all the major gases present in the atmosphere, that is nitrogen, oxygen and carbon dioxide. In this region, temperature decreases from 17 degree to 58 degree centigrade regularly. It is the densest layer of the atmosphere. It is the layer in which major events such as rain, lightning and hurricanes occur. Number 2, stratosphere. Above the troposphere, the stratosphere lies, which is at the distance of 12-50 km above the Earth's surface. Temperature increases from -58 to -2. Stratosphere can also be divided into 3 regions according to the distribution of ultraviolet radiation from the sun. Since ozone is the upper layer absorb high energy ultraviolet radiation from the sun, it breaks down into monoatomic molecule and diatomic molecules. The middle stratosphere has less ultraviolet radiation passing through it. Here, monoatomic oxygen and diatomic oxygen recombine to form ozone, which is an exothermic reaction due to which formation of ozone layer take place. The lower stratosphere receives very low ultraviolet radiation, thus monatomic oxygen is not formed here and ozone is not formed here. Number 3, mesosphere. It extends to a height of about 50 to 85 km from the ground. Here the temperature decreases with the altitude from -2 to -93 degrees centigrade. The coldest region of the atmosphere is located in this layer. Number 4, thermosphere. It extends from 85 km to 600 km above the Earth's surface. This is the region where temperature increases as the altitude increases. The increase in the temperature is caused due to the absorption of energetic ultraviolet UV and X-rays. Temperature in the upper thermosphere can range from 500 degrees centigrade to 2000 degrees centigrade or higher. अभी जो टॉपिक मैंने बेटे रीड किया है डैट इज़ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पढ़ी. अब हम क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर की लेयर्स. एटमॉस्फेयर को हमने 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स में डिवाइड किया है और ये तमाम की तमाम लेयर जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि हर लेयर में टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर जो है बेटे वो ऑब्जर्व किया जा सकता है. ठीक है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी कि हाइट इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर में भी एक इंक्रीज़ आएगा. 1 बाय 1 इन तमाम लेयर्स को मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहली लेयर जो हमारे पास आती है डैट इज़ नोन एज ट्रोपोस्फेयर. अगर आपके पेपर में इस पर नोट आता है राइट अ नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर, तो आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट वाइज यहाँ पे आप लिखो. जितने ज़्यादा पॉइंट लिखोगे उतने ही आपके मार्क्स भी जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं. पहला हमारे पास यहाँ पे हमने क्या पढ़ा ट्रोपोस्फेयर में कि ये लोएस्ट रीजन है किसका? एटमॉस्फेयर का. सबसे लोएस्ट रीजन एटमॉस्फेयर का, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर है ना, सबसे पहली जो लेयर आ रही है, सबसे पहली जो तय आ रही है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की, डैट इज़ सबसे पहली सबसे लो वाली. ठीक है, अर्थ के फ़ौरन बाद वो लोएस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. और इस एटमॉस्फेयर में ये अर्थ क्रस्ट से कितना ऊपर है, कितना एक्सटेंड है बेटे? 12 किलोमीटर. कितना? 12 किलोमीटर. इसको आप अंडरलाइन करेंगे. इसके अंदर मेजर गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. मेजर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हमारे पास आएंगी? नाइट्रोजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी और हमारे पास क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी. उसके बाद ट्रोपोस्फेयर रीजन में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बेटे? वो होगा 17 डिग्री से -58 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलरली जो है वो डिक्रीज़ होगा. और ये सबसे ज़्यादा डेंस लेयर है किसकी? एटमॉस्फेयर की. ये वो लेयर है जहाँ पे मेजर इवेंट्स होते हैं. मेजर इवेंट्स कौन कौन से? जैसे कि बारिश है, रेन है, बिजली का चमकना, लाइटनिंग और जो ह्यूरिकेन्स हैं यानी कि आंधी तूफान जितने भी आपके आते हैं वो सारे के सारे इस लेयर के अंदर होते हैं. इस दैट लेयर और दिस लेयर इज़ नोन एज ट्रोपोस्फेयर. मेन पॉइंट्स दोबारा से बता देती हूँ. ट्रोपोस्फेयर जो है लोएस्ट रीजन है लेयर का, सबसे लोएस्ट रीजन जो है जो अर्थ के फ़ौरन बाद है, डैट इज़ नोन एज ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर जो है इट एक्सटेंड अप टू 12 किलोमीटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. फिर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर मेजर गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. और इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है 17 से -58 तक जाता है टेम्परेचर.
और ये सबसे ज़्यादा डेंस लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये वो लेयर है जहाँ पे मेजर इवेंट जैसे कि लाइटनिंग है, ह्यूरिकेन्स हैं और रेन है, ये सारे के सारे इस लेयर में होते हैं। सेकंड लेयर की तरफ आते हैं। सेकंड लेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट है। क्या? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, यानी कि नीचे वाली लोएस्ट लेयर कौन सी थी? ट्रोपो। ट्रोपो के ऊपर जो सेकंड लेयर आती है उसके ऊपर, नीचे नहीं बल्कि उसके ऊपर जो उसके अबव आएगी, दैट इज नोन एज बेटे स्ट्रेटोस्फेयर। और ये ट्रोपोस्फेयर से कितना बेटे इसका डिस्टेंस है? इसका डिस्टेंस है 12 to 50 किलोमीटर। या ये जो मैंने आपको डिस्टेंस बता रही हूँ, ये डिस्टेंस इसका फ्रॉम द अर्थ सरफेस है, यानी कि अर्थ से, ज़मीन से इसका डिस्टेंस जो है, पहले ट्रोपोस्फेयर का कितना था? 12 किलोमीटर। अब इसका 12 के से 50 तक, यानी कि 50, उस 12 के बाद से इसका डिस्टेंस शुरू हो जाता है ना। 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो लेयर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? स्ट्रेटोस्फेयर होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बेटे, वो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है -58 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 तक। ठीक है, पहले डिक्रीज हुआ था पहले वाली लेयर में, लेकिन अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर के अंदर एक इंक्रीज आ रहा है। पहले 58 तक डिक्रीज हुआ था, अब 58 से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर। -58 से -2 तक टेम्परेचर जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। उसके बाद आती हैं आपकी कि स्ट्रेटोस्फेयर को हम फर्दर, स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी बड़ी लेयर है, इस लेयर को आगे फर्दर जो है हम डिवाइड करते हैं, और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 रीजन्स में। कितने रीजन्स में डिवाइड करेंगे बेटे? इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। और ये जो इसकी डिवीजन होगी, इसकी डिवीजन होगी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। यानी कि मैंने आपको क्या कहा कि स्ट्रेटोस्फेयर को हमने अगेन 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, 3 इसकी लेयर्स बना दी। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसकी की है, इसको 3 पार्ट्स में, 3 लेयर्स में डिवाइड किया, वो किस बेस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यानी कि जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है वो किस लेयर पे कितनी उसकी परसेंटेज है, किस लेयर पे कितनी ज़्यादा जो है वो आ रही हैं, उसी बेस पे हमने इसको आगे फर्दर। तो बेटे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है उनकी बेस पे, ठीक है, कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसकी बेस पे स्ट्रेटोस्फेयर को हमने फर्दर जो है वो 3 जो है टाइप्स हैं उनमें जो है हमने इसको डिवाइड किया। 3 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आएगी अपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आएगी मिडल, और सबसे एंड पे जो लेयर आएगी डेट इज़ नोन एज लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर को फर्दर हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 3 उसकी टाइप्स बना दी। एक होगी अपर, एक होगी मिडल, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगी? लोअर आएगी। 1 बाय 1 इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पहले हम बात करेंगे अपर स्ट्रेटोस्फेयर की। व्हाट इज अपर स्ट्रेटोस्फेयर? अपर स्ट्रेटोस्फेयर क्या है कि बेटे ओजोन जो है वो अपर लेयर है। ओजोन, ओजोन आपको सबको पता है ना ओजोन का। तो ओजोन जो है वो अपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, और ये एब्जॉर्ब करती है हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। ये क्या करेगी? जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं? ये हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही होती है उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और ये मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन को ब्रेक करके इसको डायएटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे हमारा रिएक्शन होता है O3। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं डायएटॉमिक। डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, O2 बना देंगे, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल O आ जाएगा, सिंगल O। यानी कि यहाँ पे अपर स्ट्रेटोस्फेयर में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि इसने मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करना है और उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? डायटॉमिक ऑक्सीजन में। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है दैट इज नोन एज मिडल स्ट्रेटोस्फेयर। मिडल स्ट्रेटोस्फेयर जो है बेटे ये लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ से पास होंगी। क्या? लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ से पास होंगी। मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन और डायटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे रिकम्बाइन होंगे, दोबारा मिल जाएंगे, और दोबारा मिलके ये क्या बना देते हैं? अगेन ये ओजोन बना देते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होगी। देखो पहले क्या था? पहले हमारे पास ओजोन थी ना, O3 जो है ये इसका ब्रेक डाउन हुआ, और आपके पास क्या आ गया? डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक। देखो ये डाई है, O2 है ना, दो O हो गए ना, 2
ऑक्सीजन के एटम, तो इसलिए हमने इसको क्या कह लिया, डायटॉमिक। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन का एटम है तो इसको हमने क्या कह दिया, मोनोएटॉमिक। लेकिन जब मिडल स्ट्रेटोस्फेयर है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है बेटे, इसमें ऑक्सीजन, डायटॉमिक ऑक्सीजन और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक ही एटम है ऑक्सीजन का। डाई एटम और मोनो एटम कंबाइन होके क्या बना देंगे, ये अगेन क्या बनाएंगे, ओजोन लेयर बनाएंगे। और ये रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाती है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है। डेट क्लियर। फिर हम आते हैं लास्ट अपनी लेयर की तरफ, डेट इज नोन एज लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये सबसे कम, सबसे लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है रिसीव करती हैं। और यहाँ पे मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलेगा आपको, मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन इज नॉट फाउंड हेयर। और दूसरा, ओजोन भी यहाँ पे नहीं फॉर्म होती, ठीक है। ना तो मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे होती है और ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर। तो हमने एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर पढ़ी, मैंने आपको सेकंड लेयर यहाँ पे क्या बताई, स्ट्रेटोस्फेयर। मेन पॉइंट्स दोबारा से बता देती हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये 12 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होती है। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है, -58 से -2 तक टेम्परेचर जो है वो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर को अगेन हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं और ये डिवीजन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। 3 लेयर्स हैं इसकी, कौन कौन सी है, एक आपके पास आता है बेटे अपर स्ट्रेटोस्फेयर, एक आपके पास आएगा मिडल और एक आपके पास क्या आएगा, लोअर आएगा। अपर स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको क्या बताया कि ये ओजोन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओजोन अपर लेयर में हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और ये ब्रेक करती है ओजोन को इनटू मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, ये क्या था, ओजोन था। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सन, ओजोन जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका डायटॉमिक ऑक्सीजन में और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन में। और ये सारा कहाँ हो रहा होता है ये रिएक्शन बेटे, ये रिएक्शन हो रहा होता है अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे क्या आ रहा था, मिडल आ रहा था। मिडल में क्या होता है कि मिडल स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है यहाँ से पास होती हैं। यहाँ पे मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन और डायटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा से कंबाइन होके क्या बनाएंगे, O3, यानी कि ओजोन की फॉर्मेशन इस जगह पे होगी और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ी और मैंने आपको क्या बताया कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिसीव करते हैं। यहाँ पे मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होता, इसके अलावा यहाँ पे ओजोन भी प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं अपनी थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज मीजोस्फेयर। उसको क्या कहते हैं, मीजोस्फेयर कहते हैं। मीजोस्फेयर जो है ये एक्सटेंड करती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड लेवल से ये आपको हाइट बताई हुई है, यानी कि ग्राउंड लेवल से जब आप स्टार्ट होते हैं 50 किलोमीटर आएगा आपका डिस्टेंस। 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज मीजोस्फेयर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा विद एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर जो यहाँ पे डिक्रीज होता है वो कितना है, -2 से लेकर -93 डिग्री तक, यानी कि एक्सट्रीम लो हो जाएगा टेम्परेचर यहाँ पे। और ये जो है ये कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। क्या है, कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, लोकेटेड इन दिस लेयर। यहाँ पे इस लेयर में जो रीजन प्रेजेंट है वो कोल्डेस्ट है, टेम्परेचर ही बता रहा है ना -93 तक, यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन है। उसके बाद लास्ट जो लेयर आती है एटमॉस्फेयर की डेट इज़ नोन एज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर अगर हम ग्राउंड लेवल से देखें 85 किलोमीटर से स्टार्ट होके 600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस जो है इसका डिस्टेंस है। और ये वो रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, यानी कि जिस तरह से हाइट इंक्रीज होती जाएगी टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। और ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यानी कि आप बहुत हाइट पे चले गए हैं तो सन की रेडिएशन ज़्यादा पड़ रही है ना, वहाँ पे सन और करीब आता जा रहा है,
तो यहाँ पे टेम्परेचर बेटे इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज की, ठीक है। और दूसरी मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि जो अपर थर्मोस्फेयर है, ठीक है, अपर और लोअर हम कह सकते हैं, अपर जो थर्मोस्फेयर है यहाँ पे जो टेम्परेचर की रेंज है वो कितनी है? 500 से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। देखो कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, 500 से लेकर 2000, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है इस रीजन में, ठीक है। तो बेटे ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ ली एटमॉस्फेयर की लेयर्स। एटमॉस्फेयर को हमने 4 मेन लेयर्स में, 4 मेन लेयर्स में डिवाइड किया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर्स, और उसके बाद मीसोस्फेयर और इन द एंड थर्मोस्फेयर। आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, इसको ज़रा देखो गौर से। ये क्या है? ये पूरी अर्थ है। ये ऊपर जो है आपको स्पेस नज़र आता है, ठीक है, ये अर्थ है यहाँ तक। अर्थ से लेकर, ठीक है, ग्राउंड लेवल से लेकर यानी कि 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक पहली लेयर आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर इस 12 के बाद अगर आप डिस्टेंस मेजर करना शुरू करो, 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो सेकेंड लेयर है डेट इज़ नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद 50 किलोमीटर के बाद, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो गया। 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट है डेट इज़ नोन एज मीजोस्फेयर। अब इस 80 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक जो लेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर की लेयर है डेट इज़ नोन एज थर्मोस्फेयर। और ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिखाया हुआ है, ये जो एक अर्थ के ऊपर एक कवरिंग है, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है सारी, दिस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर ही की सारी लेयर्स हैं, 1 2 3 4 लेयर जो हैं ये एटमॉस्फेयर की हैं। क्लियर? और इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बेटे हम मूव करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है 14.2 एयर पोल्यूटेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। 14.2 एयर pollutants. Pollutants are substance, gases, liquid and solid that are harmful to the environment. Air pollutant can be classified as primary and secondary. Primary pollutants are substance directly produced or emitted, such as ash from volcanic eruption or carbon monoxide gas from a motor vehicle exhaust. Secondary pollutants are formed due to chemical reaction of primary pollutants. The most important pollutants are mentioned below. Number 1, oxides of carbon CO and CO2, oxide of nitrogen NO and NO2, collectively known as NOx, oxide of sulfur SO2 and SO3, collectively known as SOx, hydrocarbons methane, ethane, low altitude ozone O3, chlorofluorocarbon CFC, polycyclic aromatic hydrocarbons PAH, persistent organic pollutants POP, volatile organic compound VOC, particulate matter PM, heavy metal PB, HG and CD. मैंने जो भी टॉपिक रीड आउट किया बेटे, डैट इज एयर पोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ी? पोल्यूटेंट पढ़ा। क्या पढ़ा? पोल्यूटेंट। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, वो सब्सटेंस जो के इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, यानी कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है आपकी बुक में इसकी लिखी, वही डेफिनेशन आप याद करोगे कि पोल्यूटेंट्स आर सब्सटेंस, वो गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, डैट आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। फिर इन पोल्यूटेंट्स की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, और एयर पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और एक आपके पास होंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं बेटे जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं या डायरेक्टली इमिटेड, उनकी एमिशन होती है। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है, ऐश फ्रॉम वॉल्केनिक eruption, ठीक है। जब वॉल्केनिक eruption होता है, ठीक है, तो जो वहाँ से ऐश निकलती है वो, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई भी व्हीकल से उसके अंदर से जो निकल रही होती है, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं किसकी? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की। फिर आगे हमारे पास आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं। या पहले आपके पास क्या थे? प्राइमरी पोल्यूटेंट।
प्राइमरी पोल्यूटेंट वो थे जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होते थे या एमिट होते थे। अब प्रोडक्शन में डायरेक्टली प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताई, जब वॉल्केनिक eruption होता है तो उसके अंदर से जो ऐश निकलती है, ठीक है, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा जब आप गाड़ियां चलाते हो, डिफरेंट टाइप की आपकी जो व्हीकल्स हैं, उनके अंदर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, वो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट की वजह से, प्राइमरी पोल्यूटेंट के केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो पोल्यूटेंट पैदा होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। क्लियर। फिर आपकी बुक में यहाँ पे कुछ मेन जो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं, उनके यहाँ पे 11 नेम्स दिए हुए हैं। तकरीबन यहाँ पे 11 पोल्यूटेंट्स लिखे हुए हैं। ये 11 के 11 पोल्यूटेंट्स आपने अच्छी तरह से बेटे लर्न करने हैं। कौन कौन से हैं? पहले हमारे पास ऑक्साइड्स आते हैं, किसके? कार्बन के। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर आ जाएंगे, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास मीथेन और इथेन आएंगे। लो एटीट्यूड ओजोन भी जो है वो पोल्यूटेंट ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में हमारे पास लेड आ जाएगा, मरकरी एंड कैडमियम यानी कि CD जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ये तमाम के तमाम जो इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं, इनके नेम्स आपको आने चाहिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। 14.3 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। हम स्टार्ट करेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, यानी कि एयर पोल्यूशन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। The sources of air pollution, there are broadly two main sources of air pollution. Number one, natural sources. Number two, human-made sources. Number one, natural sources. Naturally occurring particulate matter PM include dust from Earth's surface and biological material in the form of pollen, spores, and animal debris. Volcanic eruptions can introduce very large quantities of gases and particulate matter PM into the atmosphere. Thunderbolt produce significant quantities of oxide of nitrogen. Other natural sources of air pollution are algae on the surface of ocean, which gives out hydrogen sulfide, wind erosion, which introduce PM, and humid zones such as swamp, peat bags, and little deep lakes, which produce methane. Number two, human-made sources. Such sources can be classified as either mobile, car, trucks, airplanes, or marine engines, or point sources, factories, electric power plants, the combustion of fossil fuel, coal, fuel oils, and natural gas in vehicle engines. Factories and power plant produce carbon dioxide, carbon monoxide, and hydrocarbons. The burning of wood as a domestic fuel and coal in brick kilns are also a source of air pollution. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया, डैट इज़ सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो सोर्सेज को जो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, हम दो मेन कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आते हैं नेचुरल सोर्सेज और एक हमारे पास आते हैं ह्यूमन मेड सोर्सेज। वन बाय वन इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेज की। नेचुरल सोर्सेज हमारे पास क्या है यहाँ पे बेटे? नेचुरल अकरिंग पार्टिकुलेट मैटर। नेचुरली अकिंग पार्टिकुलेट मैटर, इसकी एब्रीवेशन होती है PM। ऊपर भी हमने इसके नेम्स जब मैंने बताया था आपको बताया था। इसके अंदर देखो, जो नेचुरली अकरिंग पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पार्टिकल्स, इनमें कौन कौन से बेटे आपके पास जो हैं पोल्यूटेंट्स आएंगे? यहाँ पे हमारे पास आएगी डस्ट जो अर्थ सरफेस में से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कि पोलन्स हैं, स्पोर्स हैं जो प्लांट्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और एनिमल्स का वेस्ट, एनिमल डिब्रिस जो है वो हमारा इस नेचुरल सोर्सेज में आ जाएगा। नेचुरल यानी कि नेचुरल चीज़ें हैं सारी। डस्ट है वो भी नेचुरल है, पोलन्स हैं, आपके पास स्पोर्स आते हैं, एनिमल्स का वेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो वॉल्केनिक eruption होती है और उसमें से जो ऐश निकलती है, वो भी तमाम की तमाम क्या है आपके पास जो है, वो भी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज में आएगी। फिर इसके अलावा थर्ड चीज़ है थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट जो है, जो थंडरिंग है, डिफरेंट टाइप की ये लाइटिंग है, यहाँ पे ये क्या करेंगे बेटे कि ये सिग्निफिकेंट क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं किसकी? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, NOx प्रोड्यूस करते हैं।
इसके अलावा कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कि ओशन की सरफेस के ऊपर जो एल्गी की ग्रोथ होती है वो भी एक सोर्स है एयर पोल्यूशन का। ये जो एल्गी बेटे जो वाटर की सरफेस पे ग्रो करती है, ये एल्गी क्या करती है, ये रिलीज़ करती है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एयर पोल्यूशन कॉज करेगी और ये इंट्रोड्यूस करेगी पीएम। क्या इंट्रोड्यूस करेगी? पीएम। पीएम क्या चीज़ है? पार्टिकुलेट मैटर जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, और ये पार्टिकुलेट मैटर जो डिफरेंट टाइप के सॉइल है और जो रॉक्स हैं, जब वो ये पार्टिकुलेट मैटर एब्जॉर्ब करते हैं तो इस तरह से ये पोल्यूशन दोबारा से सॉइल के अंदर चली जाती है, ठीक है। और या आपकी जो विंड है वो इस पोल्यूशन को कैरी कर लेती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और पोल्यूटेंट का भी जिक्र हुआ है। क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वेटलैंड, यानी कि वेटलैंड में कभी कभार क्या होता है कि वाटर सेचुरेशन होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होती है, और ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज हो जाता है इन स्टैम्प एयर पोल्यूटेंट्स। और ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये रिलीज़ करते हैं डिफरेंट टाइप की गैसेस, जैसे कि बेटे हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, वीओसीज है, और ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। जो मोस्ट कॉमन गैस है यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है? मीथेन है, ठीक है। और ये गैसेस भी जो हैं ये क्या कॉज करती हैं? ये पोल्यूशन कॉज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जिक्र हुआ है स्वैम्स, पीट बैग्स और लिटर डीप लेक्स, ठीक है। आपने अक्सर उर्दू में लफ्ज़ सुना होगा दलदल, ठीक है। वही यहाँ पे पीट बैग्स, वो स्वैम जो है ये यही है। इन चीज़ों के अंदर जो दलदल वगैरह होती है, जो बहुत डेंस लेक हो जाती है, इनके अंदर गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। कॉमन गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? डैट इज़ मीथेन गैस, ठीक है। और ये सब के सब क्या हैं? दे आर पोल्यूटेंट, जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सेकंड जो मेन कैटेगरी है पोल्यूशन की, जो भी हमने पढ़ी एयर पोल्यूशन की, डैट इज़ ह्यूमन मेड। ये तो सबके सब वो चीज़ें थी जो नेचुरली हो रही थी, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल सोर्सेज की वजह से ये पोल्यूशन कॉज होती थी। अब आएंगे ह्यूमन मेड सोर्सेज, वो पोल्यूशन जो कि इंसानों की वजह से होती है। इसमें हमारे पास क्या आते हैं? कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि मोबाइल्स में क्या है कि आपकी जितनी ज़राए आमदोरफ्त की चीज़ें हैं, गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक्स आते हैं, एरोप्लेन्स हैं, मैरीन इंजर्स हैं, ठीक है, ये तमाम के तमाम। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये बेटे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा जब फॉसल फ्यूल को बेटे बर्न किया जाता है, जैसे कोल है, कोयला आता है, फ्यूल ऑयल है, नेचुरल गैस है, जब इनको बर्न किया जाए, ये कहाँ बर्निंग इनकी होगी? इनकी बर्निंग हमारी गाड़ियों में होती है, ठीक है, इंजन के अंदर इनकी बर्निंग होती है, फैक्ट्रीज़ में इनकी बर्निंग होती है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे इन गैसेस की बर्निंग होती है, और इनकी कंबशन से एयर पोल्यूशन काज होती है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो हैं, ये 3 टाइप के पोल्यूटेंट जो हैं वो इनकी कंबशन से, इनके जलने से बनते हैं। इसके अलावा जब लकड़ी जलाई जाती है फॉर डोमेस्टिक यूज़, यानी कि घरों में जब घर में यानी कि आग जलाने के लिए पर्पस से जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है बर्निंग ऑफ वुड जो है वो भी एक पोल्यूशन कॉज करेगी। इसके अलावा जब कोयले को, ये जो बड़ी बड़ी हमने ईंटें बनाने वाली, ब्रिक्स बनाने वाली भट्टियाँ बनाई होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जिनको हम लोग ब्रिक लेंस कहते हैं, ठीक है, आपने अक्सर देखी होंगी आते जाते कहीं बड़ी बड़ी बेटे ये भट्टियाँ लगी होती हैं जिनके अंदर ईंटें बन रही होती हैं, ठीक है। इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में धुआं जो है, जो स्मोक है वो फैल जाता है, वो स्मोक एक थिक लेयर क्रिएट कर लेता है, और ये भी एक मेजर काज है। ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं ये एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन के सोर्सेज। एयर पोल्यूशन के 2 मेन सोर्सेज हमने ये पढ़े यहाँ पे। एक वो थे जो नेचुरल सोर्सेज थे जो बाय नेचर हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरे सोर्सेज वो थे जो ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की एक्टिविटी से होते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज में हमने क्या पढ़ा? हमने पोलन्स पढ़े, स्पोर्ट्स पढ़े, एनिमल डिब्रेस पढ़ा, थंडर बोल्ट यहाँ पे पढ़ा। इसके अलावा एलजी की जो ग्रोथ है वो भी डिफरेंट टाइप की गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पे हमने स्टैम्प, एयर पोल्यूटेंट जो उससे रिलीज़ होते हैं, स्वैम्स है, पीट बैग्स है, ये सारी चीज़ें हमने नेचुरल में पढ़ी। और ह्यूमन मेड जो सोर्सेज है उसमें से हमने पढ़ा एक मोबाइल्स हैं, यानी कि जितनी भी गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनमें से जो गैसेस निकल रही हैं,
कॉमन वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। जब फॉसल फ्यूल को बर्न किया जाए, जब वुड को बर्न किया जाए, और जब ब्रिक्स बनाई जाती हैं ब्रिक्स क्लिंस में, तो ये तमाम के तमाम सोर्सेज जो हैं एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इज दैट क्लियर? ये तमाम का तमाम टॉपिक आपने डिटेल से पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना लेक्चर बेटे मैं ख़त्म करूँगी टॉपिक आज का। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।